नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स फिस्टर। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं वो है आपके फाइनल वाइवा की पीपीटी के बारे में। आप में जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके दिमाग में ये डाउट रहता है कि हम फाइनल वाइवा की पीपीटी कैसे और किस तरह बनाएं कि हमारी पूरी थीसिस का जो कंटेंट है वो 15 से 20 स्लाइड में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। तो आज उसी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक। और अगर पसंद आया तो शेयर और लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये है आपकी पीपीटी का पहला पेज यानी कवर पेज, जिसमें इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन बनाना होता है। ऊपर आपकी थीसिस का पूरा थीम रहेगा, लोगो एंड ऑल वगैरह, ठीक है। अगला चलते हैं। वैसे तो जनरली पीपीटी की स्लाइड में एक्नॉलेजमेंट नहीं डाला जाता, लेकिन मैंने डाला था। ये मेरी ही थीसिस की पीपीटी स्लाइड्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप पूरा ऐसे बना सकते हैं। ध्यान रहे ये फाइनल वाइवा के रेस्पेक्ट में पीपीटी है। मैं पीएसपी की पीपीटी भी बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक। अब मेन मैटर करता है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन या अभी जैसे यहाँ चैप्टराइजेशन ऑफ द थीसिस वर्क है, तो मेरे में 6 चैप्टर्स थे, जिसमें पहला था इंट्रोडक्शन, फिर कंसेप्ट, नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। तो आपका ये जो चैप्टराइजेशन का जो पेज बनेगा पीपीटी का, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर रिसर्च प्रॉब्लम्स। जनरली हमारी जो पीपीटी शुरू होती है वो इंट्रोडक्शन से शुरू होती है, लेकिन मेरा फाइनल वाइवा का मामला था तो मैंने अपनी पीपीटी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स उसके थे, तो जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ फाइनल वाइवा में वैसे वैसे आप लोग भी दिखाएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ रिसर्च प्रॉब्लम थी वहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा। रिसर्च प्रॉब्लम आपके हाइपोथेसिस के बाद आएगा। ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, ऐसे ही सेम रखा जाएगा। ऊपर हेडिंग रहेगी और नीचे इस तरीके से पॉइंट में ऑब्जेक्टिव्स रखे जाएंगे, ठीक। फिर हाइपोथेसिस, जैसे अगर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 5 हाइपोथेसिस भी होंगी और हर हाइपोथेसिस के 2 पार्ट होंगे, नल और ऑल्टरनेटिव। तो आपको ठीक ऐसे ही रखना है और अपनी हाइपोथेसिस को एकदम, और हाइपोथेसिस का जो फॉन्ट होगा वो 14 रखना या 16 तक रखना, ताकि जब ये प्रोजेक्टर पे चले तो सबको दिखाई दे और क्लियर रहे। और हाँ, कोशिश ये करना कि बैकग्राउंड ऐसे ही हल्का लेना, ताकि जब ये प्रोजेक्टर पे इसको प्ले किया जाएगा तो ये लाइट बैकग्राउंड में और ज़्यादा ब्राइट होकर के सामने आएगी, ठीक है। अब रिसर्च डिज़ाइन लेंगे हम कि हमने क्या रिसर्च डिज़ाइन फॉलो किया था। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी जनरली वही है कि हमने क्या स्टडी का तरीका लिया है, किस तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर इंटरप्रिटेशन करके उसके आउटकम को बाहर निकालेंगे, ठीक। फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन में भी आप सभी जानते हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपनी थीसिस को फाइनल टच दे दिया है और फाइनल वाइवा के लिए उन्होंने सबमिशन भी करा रखा है, वो जानते हैं कि सैम्पलिंग डिज़ाइन होता क्या है। सैम्पलिंग डिज़ाइन बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम अपनी सैम्पल्स को कलेक्ट करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। फिर टूल्स एंड टेस्ट ऑफ द स्टडी बताना होता है कि हमने क्या टूल यूज़ किया है, क्या टेस्ट लगाने जा रहे हैं और क्या क्या उसके बारे में इसमें पूरी जानकारी देनी होती है। फिर टूल्स एंड टेस्ट, अगर आपके मान लीजिए आपने कंपैरेटिव स्टडी की है तो एनोवा टेस्ट लगेगा, और कंपैरेटिव स्टडी नहीं की है तो कोरिलेशनल रिग्रेशन एंड ये जेड टेस्ट लगेगा, आपका काई स्क्वायर लगेगा। काई स्क्वायर एक ऐसा टेस्ट है जो कि हर तरह की थीसिस थीम में अप्लाई होता है। ये कॉमन एनालिसिस टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, जो कि हर जगह, जो हर थीसिस थीम पे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि हम जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों अलग अलग आती है, और काई स्क्वायर टेस्ट में इन दोनों ही वैल्यूज़ को एसेस करके अब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर मैंने टेस्ट को इंडिविजुअली दिखाया था कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर हमें ये अलग स्लाइड में डेटा कलेक्शन का दिखाना होता है कि हमारे पास जो डेटा सोर्सेज हैं वो क्या क्या है। तो जनरली हमारे पास 2 डेटा सोर्सेज होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। फिर प्राइमरी डेटा के बारे में बताया था। फिर इसके अंडर में आप जब प्राइमरी डेटा बताएंगे तो आपको ये बताना है कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक क्या ली, सैम्पल एरिया आपने क्या सिलेक्ट किया, सैम्पल साइज कितना लिया यानी क्वांटिटी, सैम्पल टेक्निक क्या थे, रैंडम सैम्पल टेक्निक बनाई थी मैंने, ठीक। फिर फाइंडिंग्स ऑफ द थीसिस वर्क। तो फाइंडिंग्स ऑफ द थीसिस वर्क को आपको बहुत लेंदी नहीं ले जाना है, इसको पॉइंट में करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि जो पीपीटी बनती है वो पॉइंट में बनती है, कभी भी पैराग्राफ फॉर्म नहीं बनती, एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन पेज।
इंट्रोडक्शन पेज को आप पॉइंट में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पॉइंट में आप तोड़ेंगे तो उसका सेंस अलग हो जाएगा। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की जो पीपीटी स्लाइड बनेगी वो पैराग्राफ बनेगी, लेकिन बाकी जितने बनेंगे वो सब के सब पॉइंट में बनेंगे। ठीक है, फिर मैंने जो सजेशन दिए थे मैंने उनको यहाँ रखा है पूरा, और ये कुछ सजेशन आप सामने देख भी सकते हैं। फिर थैंक यू स्लाइड मेन है कि ये फाइनल वाइवा से रिलेटेड आपकी पीपीटी स्लाइड थी, जिसमें मैंने 20 स्लाइड को कंस्ट्रक्ट किया था। आपकी जो पीएसपी स्लाइड बनेगी या पीएसपी पीपीटी की जो स्लाइड होगी वो 10 से 15 के बीच में होगी, जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, देखना ज़रूर देखना, और पीपीटी पसंद आई कि नहीं आई इसके बारे में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद पीएसपी पीपीटी स्लाइड। थैंक यू सो मच।